तभी डाउट होगा। तो हम पढ़ रहे हैं अभी इमर्जिंग ट्रेंड्स, और इसमें हमने कल देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा से स्टार्ट होगा सर आज। वेरियस फील्ड्स ऑफ एआई। जैसे फर्स्ट वन इज, पहला क्या था एआई में, मशीन लर्निंग। सेकंड टॉपिक इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। थर्ड वन इमर्सिव इफेक्ट्स। इमर्सिव इफेक्ट्स में सिमुलेटर्स हैं, जैसे तो पहला पढ़ा था इमर्सिव इफेक्ट हमने वर्चुअल रियलिटी, देन ऑगमेंटेड रियलिटी, और लास्ट था हमारा रोबोटिक्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज बिग डेटा। So as the name suggests, it's not a normal data, it's a big data. जैसे हम एक वर्ड सुनते हैं बॉलीवुड में, बिग बी। बी फॉर बच्चन, बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन के लिए एक बड़ा स्टार बन गया, तो वो बिग वर्ड उनके साथ जुड़ गया है। इसी तरह से डेटा जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब उसको बिग डेटा नाम दे दिया। तो आइए जानते हैं क्या है बिग डेटा। With the technology making an inroad into almost every sphere of our lives, जब तकनीक हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तब डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट अ कोलोसल रेट। जो डेटा है बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ता जा रहा है। So today there are over a billion internet users and the majority of the world's web traffic is coming from smartphones। स्मार्टफोन में इतना डेटा आ रहा है, व्हाट्सएप से, सोशल नेटवर्किंग साइट से इतना डेटा कम्युनिकेट हो रहा है। तो द फिगर 2.8, जो आप साइड में एक सीडी जैसी एक सर्किल देख रहे हैं, वहां पर दिखाया जा रहा है कि किन किन पॉसिबल एरियाज हैं जहां से डेटा हमारा क्रिएट हो रहा है। तो द करेंट पेज, the figure shows that at the current pace around 2.5 quintillion bytes of data are created each day, and the pace is increasing with the continuous evolution of the internet of things। तो आप देखिए in 60 सेकेंड these many data are generated। और ये भी किताब लिखी गई है 1-2 साल पहले, ये और ज्यादा क्वांटिटी इसकी बढ़ गई होगी। तो आप देख रहे हैं 1,04,300 स्काइप पे कॉल्स होते हैं, तो वो डेटा क्रिएट हो रहा है। फेसबुक पर 2,93,000 स्टेटस अपडेट होते हैं 1 मिनट के अंदर, और 44.4 मिलियन मैसेजेस सेंड कर दिए जाते हैं व्हाट्सएप पे। ट्विटर पर 54,700 ट्वीट्स कर दिए जाते हैं। फिर ये है आपका मैसेंजर है, मैसेंजर पर 15,000 GIF कुछ इमेज भेज दी जाती हैं। लिंक्डइन पर 120 नए अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं। 3,42,000 ऐप डाउनलोड हो जाती हैं। नेटफ्लिक्स पर 70,017 घंटे के वीडियोस देख लिए जाते हैं। और ये है आपका विकिपीडिया पर 5 लाख पेज व्यू हो जाते हैं। यूट्यूब पर 2.78 मिलियन वीडियो व्यूज हो जाते हैं। 40,200 पोस्ट इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाती हैं। 2.4 मिलियन सर्च इंजन क्वेरीज गूगल पे आ जाती हैं। 204 मिलियन ईमेल सेंड कर दिए जाते हैं 1 मिनट के अंदर, और 1.8 मिलियन स्नैप क्रिएट कर दिए जाते हैं, और स्काइप पे इतनी कॉल हो जाती है। ये तो अनुमानित डेटा है 2 साल पहले का, ये और ज्यादा बढ़ गया होगा। तो इस तरह का डेटा जो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर ट्रेवल कर रहा है और उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। या हमने देखो ये भी किया, हमारी गाड़ी टोल टैक्स क्रॉस की, तो वो भी डेटा इंटरनेट पे गया है, और हर मिनट पे कितनी गाड़ियां टोल टैक्स से आ रही हैं, जा रही हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जैसे जैसे यूज बढ़ रहा है, उससे भी बहुत ज्यादा रैपिड पेस पे डेटा क्रिएट हो रहा है। सो दिस रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी कॉल्ड बिग डेटा। तो इस तरह का डेटा जिसमें वीडियो भी है, टेक्स्ट मैसेज भी हैं, फोटो भी हैं, और मल्टीमीडिया टाइप के आपके GIF वगैरह हैं, और ऑडियो हैं, बाकी सॉफ्टवेयर हैं,
तो ये सब जब ट्रैवल कर रहे हैं तो इन सब के जनरेशन से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा क्रिएट हो रहा है और वो कॉम्प्लेक्स नेचर का भी है, तो इसको कहा जाता है बिग डेटा। दिस रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम, इनॉर्मस मतलब वेरी लार्ज इन क्वांटिटी, enormous volume and complexity, and it is called big data. So such data cannot be processed and analyzed using the traditional data management system. तो इस डेटा को हम DBMS से MySQL से हैंडल नहीं कर सकते। तो MySQL से कौन सा डेटा हैंडल हो सकता है? जो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, जो टेबल की फॉर्म में हो, उसी को हम प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग टूल्स। As the data is not only voluminous and न केवल वॉल्यूम में ज्यादा है, but also unstructured like our post, instant messages and chats, photographs that we share through various sites, our tweets, blog articles, news items, opinion posts and their comments, audio, video, chats, etc. So big data not only represents the voluminous data, it also involves various challenges like integration, storage, analysis, searching and processing, transfer, querying and visualization of such data. So big data sometimes hold rich information and knowledge which is of high business value, and therefore there is a keen effort in developing software and methods to process and analyze big data. तो जो DBMS नॉर्मल DBMS था वो इसको हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि डेटा टेबल की फॉर्म में नहीं है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, डिफरेंट टाइप्स का डेटा है, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, एप्स की फॉर्म में, टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में। तो हाउ आर योर डिजिटल एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू जनरेशन ऑफ द बिग डेटा? हमारी एक्टिविटी ऐसी कौन कौन सी हो सकती हैं, ये सोचिए और विचारिए। एक बल्ब जला हुआ है येलो कलर का और वहां पर सवाल पूछा गया है कि हम ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं जिससे बिग डेटा जनरेट होता है। जैसे हमने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर दिया, अभी मैंने क्लास का मैसेज किया, तो वो भी बिग डेटा जनरेट कर रहा है। कभी मैं आपको छोटा उसमें वीडियो भेज दिया, कोई मैसेज भेज दिया, तो वो सब क्या है? बिग डेटा के पार्ट है। तो हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिग डेटा के क्रिएशन में। तो इन्होंने क्या कहा कि बिग, पहले चीज तो ये होता है कि बिग डेटा क्या है। जो हम सोशल मीडिया पर लगातार डेटा ट्रांसफर हो रहा है इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा, जैसे हमारे कमेंट हो, ब्लॉग के आर्टिकल्स हों, अगर हमने वो भी भेजा है, कोई लिंक भेजा है तो वो भी है, चैट है, मैसेजेस हैं, वीडियो हैं, ये सारी चीज़ें, एप्स हैं, ये सारी चीज़ें बिग डेटा को क्रिएट कर रही हैं। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है तो नॉर्मल DBMS को हैंडल नहीं कर सकता है। इसके लिए नए नए रिसर्च बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जैसे आपका फेसबुक है, गूगल है, और भी हैं बहुत सारी कंपनियां, वो रिसर्च विंग है उनकी, वो लगातार उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इस डेटा को बेटर वे में हम एनालाइज कर पाएं, सर्च कर पाएं, प्रोसेस कर पाएं, ट्रांसफर कर पाएं। इन सारी चीज़ों की अभी एक्टिविटी चल रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, समझ में आ रहा है? The first characteristic of the big data is, आप इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए बिग डेटा बीच में लिखा हुआ है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 5 सर्कल्स में दिए हुए हैं। वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है बिग डेटा का। वेलोसिटी, बहुत स्पीड से जनरेट होता है, वेलोसिटी उसकी ज्यादा होती है। वेराइटी, डिफरेंट काइंड ऑफ बिग डेटा इज देयर इन फॉर्म ऑफ मैसेज हो सकता है, ऑडियो क्लिप हो सकता है, वीडियो क्लिप हो सकता है, GIF हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, चैट हो सकती है, वीडियो हो सकते हैं, वीडियो लिंक हो सकते हैं, तो ऐप हो सकती है कोई। तो वेराइटी बहुत ज्यादा है बिग डेटा की। फिर वेरासिटी, व्हाट इज मीन बाय वेरासिटी? वैल्यू, उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो वेरासिटी क्या है? तो देखिए वेरासिटी, बिग डेटा कैन बी समटाइम्स इनकंसिस्टेंट, biased, noisy, and there can be abnormality in the data or issue with the data collection method. Veracity refers to the trustworthiness of the data, because the processing some incorrect data can give a wrong result or mislead the interpretation. तो जो डेटा वहां पे ट्रेवल कर रहा है सोशल मीडिया में, वो जरूरी नहीं हो कि गलत सही हो, गलत भी हो सकता है। तो ट्रस्टवर्दीनेस को बोलते हैं वेरासिटी, मतलब उसमें सही डेटा भी है, गलत डेटा भी है, और सही डिसीजन लेने के लिए हमें केवल करेक्ट डेटा चाहिए, रॉन्ग डेटा नहीं चाहिए।
तो वेरासिटी मतलब डिफरेंट टाइप का डेटा है, उसमें गलत डेटा भी है, अशुद्धता है उसके अंदर, और सही डेटा भी है, तो उसको उसमें वेरासिटी है, यानी दोनों टाइप का डेटा है। फिर उसकी वैल्यू, बिग डेटा इज नॉट ओनली जस्ट अ बिग पाइल ऑफ डेटा बट ऑल्सो पॉलिसेस टू हैव हिडन पैटर्न्स एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन विच कैन बी ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू। तो आपके जो कमेंट हैं सोशल मीडिया पे, आप जिस तरह के मैसेज कर रहे हैं, उस मैसेज से ये पता चलता है कि पर्टिकुलर यूजर का रुझान किस तरह की चीजों में है, तो उसकी हाई बिजनेस वैल्यू है, उसके आपके रुझान के, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बड़े बड़े बिजनेस कंपनियां जो हैं अगर उसको जान जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकती हैं। बट एट देयर इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोसेसिंग द बिग डेटा। तो बिग डेटा को प्रोसेस करने की कॉस्ट भी आपको वहां पे देनी पड़ेगी। तो वी शुड मेक अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू सी द पोटेंशियल, ये क्या हुआ, ऊपर आ गए। तो 5 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी एंड वेरासिटी एंड वैल्यू। सो 5 वी आर देयर, 5 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वी से हैं। तो बताइए कौन कौन से हैं? वॉल्यूम, वैल्यू, वेराइटी, वैल्यू, वेलोसिटी, वेरासिटी और वेलोसिटी। वेलोसिटी। So we should make a preliminary inquiry to see the potential of big data in terms of value discovery, or else our efforts could be in the vain. तो हमें ये भी देखना पड़ेगा उसकी एनालिसिस करने से पहले कि जिस बिग डेटा को हम एनालाइज करने वाले हैं वो और जितना उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो उतना यूजफुल उससे रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा बिग डेटा क्या है, कहां से जनरेट होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बिग डेटा क्या है, बताइए बिग डेटा क्या है? इंटरनेट के ऊपर जो हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चैट, फोटो, ऑडियो, वीडियो, ऐप, वीडियो, हाँ, तो वो मैसेज, बिग डेटा को क्रिएट करते हैं। बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैल्यू, वेलोसिटी, वेरासिटी और वेलोसिटी, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो ये 5 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और क्या पता होना चाहिए हमें, बिग डेटा क्या है, कैसे जनरेट होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स, so data analytics is the process of examining data sets in order to draw conclusions about the information they contain with the aid of specialized system and software. तो जो बिग डेटा है उसको एनालाइज करने का, उसको प्रोसेस करने के जो टूल्स हैं या जो प्रोसेस है उसको, उस पर डिसीजन मेकिंग वाला डेटा निकालने की, उसको क्या बोलते हैं? डेटा एनालिटिक्स। So data analytics technologies and techniques are becoming popular day by day. ये टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी क्यों दिन ब दिन पॉपुलर होती जा रही हैं? क्योंकि इस डेटा का एनालिसिस करने के बाद जो कंक्लूजन निकलते हैं उसकी हाई बिजनेस वैल्यू होती है। दे आर यूज्ड इन कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज टू इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस। In the field of science and technology, it can be useful for researchers to verify or disprove the scientific models, theories, and hypotheses. So, Pandas is a library of programming language Python that can be used as a tool to make data analysis much simpler. So, Pandas जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट टर्म में पढ़ा था नहीं, Pandas आप पढ़ोगे 12th में। वो क्यों यूज होता है? डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज होता है पांडास। ठीक है, यहां पे कोई डाउट? डेटा एनालिटिक्स is the process of
examining data sets in order to draw conclusion about information they contained with the aid of specialized system and software. तो डेटा एनालिटिक्स क्या है? जो डेटा सेट्स हैं उसको एग्जामिन करने की प्रोसेस है जिससे कि हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, और ये कंक्लूजन ड्रॉ करने में हमें स्पेशलाइज्ड सिस्टम और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आईओटी बोलते हैं इसको, आईओटी क्या बोलते हैं शॉर्ट में? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी में लिखा भी है कि एक्सप्लोर एंड लिस्ट ए फ्यू आईओटी डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट। तो कौन सी आईओटी डिवाइसेस हैं? तो सबसे कॉमन जो आजकल है वो टोल टैक्स पर हमारी गाड़ी में फास्टैग लगा रहता है, वो किसका एग्जांपल है? आईओटी का। और देखिए यहाँ पर एक फिगर से आप समझ जाएंगे कि आईओटी में क्या क्या आता है। घर के अंदर आईओटी यूज हो रही है, मोबाइल के अंदर यूज हो रही है, ये जो स्मार्ट लाइट्स आ रही हैं, एलईडी वगैरह आ रही हैं, तो ये दिन के हिसाब से ऑटोमेटिकली इनमें सिस्टम होता है, टेम्परेचर को सेंस करके, लाइट को सेंस करके, अगर अंधेरा है तो जल जाएंगी और अंधेरा नहीं है तो अपने आप से बंद हो जाएंगी। इस तरह की स्मार्ट डिवाइसेस आ रही हैं। फिर आपका मॉनिटर कंट्रोल हो जाएगा कहीं से भी, आपका जो एयरप्लेन है उसमें भी लगा हुआ है, लैपटॉप में भी है, सीसीटीवी कैमराज में लगा हुआ है। अभी देखो सीसीटीवी कैमरा में अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वहां पर एक सिंबल बन के आ जाता है कि कोई मूव किया, यानी उस पर अलर्ट भी आ जाएगा। यानी किसी कैमरा में अगर कोई चीज आपको ऐसी जगह पर यहाँ पर मूवमेंट होना ही नहीं है और अचानक से वहां कोई आ जाता है तो कैमरा आपको अलर्ट कर देगा कि यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है पिक्चर में। फिर आपका ये है ओवन है, ओवन में भी आप इंटरनेट से चीजें ऑफिस में बैठ के घर पे ओवन में सेट कर सकते हैं। फिर आपका है जैसे आप ऑफिस से वापस आ रहे हैं तो आपका खाना गर्म मिले आपको, तो पहले ही आपने ऑफिस से ही सेट कर दिया ओवन को। फिर स्मार्ट वॉचेज हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेज हैं, और गाड़ी में ये फास्टैग लगा हुआ है वो है। ये सारी चीजें क्या कहलाती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो क्या होता है एक्चुअल में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कैसे काम करता है? द कंप्यूटर नेटवर्क दैट वी कॉमनली यूज इन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स में हम एक टर्म यूज करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। तो सच अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ लैपटॉप। उस नेटवर्क के अंदर क्या हो सकता है? लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, एक सर्वर होगा, कुछ पोर्टेबल डिवाइस हो सकते हैं जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा, कनेक्टेड थ्रू वायर और वायरलेस। हो सकता है वो वायर से कनेक्टेड हो इंटरनेट से या वाईफाई से कनेक्टेड हो। तो वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन दीज डिवाइसेज यूजिंग इंटरनेट और लैन। तो हम आपस में मैसेज का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? या तो लैन के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, या इंटरनेट के थ्रू। So now imagine what if our bulbs, fans and refrigerator also become a part of this network. अगर हमारे घर की चीजें की कल्पना कीजिए, जैसे बल्ब है या पंखा है या फ्रिज है, वो भी इंटरनेट का पार्ट हो जाएं, तो हाउ विल दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड व्हाट विल दे कम्युनिकेट? तो वो आपस में क्या क्या कम्युनिकेट करेंगी और कैसे कम्युनिकेट करेंगी? यानी हमारे घर की जो डिवाइसेज हैं वो आपस में क्या मैसेज कम्युनिकेट करेंगी? सो थिंक अबाउट द एडवांटेज एंड टास्क दैट कैन बी अकॉम्प्लिश्ड if all these devices with smart connectivity features are able to communicate among themselves, and we are also able to communicate with them using computer or smartphone, और हम भी उनसे जुड़ जाएं। तो जैसे अगर हमारे पंखा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो हम ऑफिस में बैठे हुए हमने देखा कि घर पे कोई है नहीं, पंखा चल रहा है तो वहीं से बंद कर दिया उसको, ठीक है। या हमारे घर में मान लो कोई बीमार आदमी है, वो उठ के नहीं चला सकता है पंखा, और आप ऑफिस से हैं तो ऑफिस से ही पंखा चला देंगे इंटरनेट से, वहीं से उसको बंद कर देंगे। ऐसा फीचर हो सकता है। फ्रिज है तो फ्रिज अगर फ्रिज में कोई चीज आपको रखनी है और आप रख के चले गए, वहां से फ्रिज को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं दूर से, तो वो भी हो जाएगा। लाइट ऑन ऑफ करनी है तो वो भी हो जाएंगी। So think about the advantage and tasks that can be accomplished if all these devices with smart connectivity features are able to communicate among themselves, and we are also, वो आपस में भी मैसेज कम्युनिकेट कर सकें और हम भी मोबाइल से या कंप्यूटर से उसमें दूर से कमांड देकर उनको ऑपरेट कर सकें। So the Internet of Things is the network of devices that have an embedded hardware and software to communicate, connect and exchange data with other devices on the same network as shown in the
2.10। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या आ गया, इंटरनेट की चीजें, ऐसी चीजें जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं उनको क्या बोला गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। यानी ये सारी चीजें आपस में मैसेज कम्युनिकेट कर सकती हैं और हम भी उस पर कमांड दे सकते हैं। तो जैसे गाड़ी जैसे ही निकलती है तो टोल टैक्स पे अपने आप मैसेज आता है कि ये इस नेटवर्क का, इस फास्टैग का, इस आईडी की गाड़ी निकल रही है और इसमें से पैसे कट जाएं। तो एट प्रेजेंट इन द टिपिकल हाउस होल्ड मेनी डिवाइसेज आर एडवांस हार्डवेयर। बहुत सारे नई डिवाइस जो आ रही हैं उनमें एडवांस हार्डवेयर आ रहा है, इसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि इंटरनेट से जुड़ जाता है। और दिस डिवाइसेज आर यूज्ड in isolation from each other with the maximum human intervention needed for operational directions and input data. So IoT tends to bring together these devices to work in collaboration and assist each other in creating an intelligent network of things. For example, if a microwave oven, an AC, and door lock and CCTV camera or other such devices are enabled to connect to the internet, we can access and remotely control them on द गो यूजिंग अवर स्मार्टफोन। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे मैं आपको दिखाऊं, आप अगर देख रहे हैं अभी इसको देखो, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, देखिए अभी। यस सर। एक तो फास्टैग गाड़ियों पे लगा रहता है, वो भी IoT है। अब जैसे हमारे घर पे CCTV लगे हैं, तो देखो मोबाइल पे मैं कहीं भी होऊंगा, मेरे सारे जो CCTV हैं वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो मैं कहीं से भी देख सकता हूं। अब जैसे आपको दिखाऊं, ये ऐप आ गई कैमरा की, ये वाली। अब यहां से आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं इसको। अब देखो यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और मुझे कहाँ का देखना है, मान लो मुझे देखनी है यहाँ पर आंगन में देखना है, अपना आंगन में क्या चल रहा है, तो इसको बढ़ा दिया और यहाँ पे मैं कैमरे में दिख गया मुझे, तो मैं स्कूल से भी देख सकता हूँ, मैं विदेश में भी चला जाऊँ वहां भी देखता हूँ, जहां भी इंटरनेट होगा वहां पे मैं देख सकता हूँ कि घर पे क्या हो रहा है। तो ये सब क्या किसके एग्जाम्पल हैं, IoT के। ऐसी गाड़ी जैसी हमारी टोल टैक्स आपने देखा ही होगा, फ्रिज में नए जो आ रहे हैं, पुराने वालों में तो नहीं था, नए फ्रिजों में भी आ रहा है कि वो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं और आप उसको दूर से ऑपरेट कर सकते हैं। स्मार्ट बल्ब आई गए हैं, स्मार्ट टीवी आई गई हैं। तो बंद करो उसको, चलिए अब बुक दिखाई दे रही है आपको। तो एक तो था IoT और दूसरा है आपका WOT। तो WOT is the wave of things, IoT is Internet of Things. So what is the difference between WOT and IoT? So Internet of Things allows us to interact with different devices through internet with the help of smartphone and or computer. तो IoT में जो devices थी उनसे हम कैसे interact कर सकते हैं, with mobile and computer using internet के थ्रू हम स्मार्टफोन या कंप्यूटर से कर सकते हैं। So thus creating a personal network. But to interact with n number of different devices, we need to install n different apps. तो अगर हमें जैसे मुझे अपने मोबाइल में CCTV देखनी है तो CCTV की एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक फ्रिज के लिए डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक AC के लिए डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक बल्ब के लिए डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो हर एक अलग अलग ऐप में लॉगिन करके मैं उनको ऑपरेट कर सकता हूं। तो इस तरह से thus creating a personal network, but to interact with n number of different devices we need to install n different apps. So wouldn't it be convenient to have one interface to connect all devices? So the wave is already being used as a system to communicate with each other. तो ऐसी वेबसाइट बना दी गई है जिसमें सारी अलग अलग डिवाइस से कम्युनिकेट करने की ऐप एक ही जगह पर है। So we will
So will it be possible to use the wave in such a way that all things can be communicated with each other in the most efficient manner by integrating them together? So wave of things allow us the use of wave services to connect anything in the physical world beside human identities on the wave. So it will pave the way for creating smart homes, smart offices, smart cities and so on. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में तो हम एक एक चीज से अलग अलग डिवाइसेस को इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये WOTV क्या कर रहे हैं, वो एक वेबसाइट बना देंगे जिसमें सारी डिवाइस एक ही जगह पे कनेक्टेड होंगी, तो हर एक डिवाइस पे क्लिक करके आप उससे इंटरेक्ट कर देंगे। उसको बोला गया उस कंसेप्ट को वेव ऑफ थिंग्स। सो वी यूज जीपीएस टू नेविगेट आउटडोर्स। अगर आपने देखा हो गाड़ियों में जीपीएस ऑन करके हमें रास्ता पता चल जाता है। एंड बीपीएस इज अनदर emerging trend and that uses the augmented reality explore and find its other utility। तो क्या वर्चुअल पोजिशनिंग सिस्टम, एक तो था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये है वर्चुअल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी यूज होती है, तो आप जहां पर हैं वो रास्ता भी दिखाता जाता है, वो साथ में आपकी गाड़ी भी रहती है और एक्चुअल रास्ता भी दिखता है इंटरनेट पे। तो वो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका नाम है बीपीएस। So next topic is sensors. What happens when you hold your mobile vertically or horizontally? The display also changes to vertical or horizontal with respect to the way we hold our mobile. जब हम अपना मोबाइल पकड़ते हैं और रोटेशन हमने ऑफ नहीं कर रखा है, तो हमारे मोबाइल पकड़ने के तरीके से अपने आप उसका डिस्प्ले चेंज हो जाता है। तो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ 2 सेंसर्स। तो मोबाइल के अंदर 2 सेंसर लगे होते हैं, नेमली एक्सीलेरोमीटर और गायरोस्केप, गायरो नाम से 2 उसके सेंसर होते हैं। द एक्सीलेरोमीटर सेंसर इन द मोबाइल फोन डिटेक्ट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द फोन। तो ये जो एक्सीलेरोमीटर है वो क्या करता है, ओरिएंटेशन बता देता है। तो ओरिएंटेशन आपकी लैंडस्केप में है या पोर्ट्रेट में है ना। तो and the gyroscope sensor tracks rotation or twist of your hand and add to the information supplied by the accelerometer। और जो गायरोस्कोप सेंसर है वो क्या होता है, रोटेशन, आपका हाथ अगर मूव हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन मिलकर मोबाइल के पास जाती है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आपके व्यू को चेंज कर देता है। तो सेंसर्स आर वेरी commonly used for monitoring and observing elements in real world application। The evaluation of smart electronic sensor is contributing in a large way to evaluation of IoT। It will lead to creation of new sensor-based intelligence systems। तो जैसे अभी अटल लैब में आप गए नहीं होंगे, अटल लैब में अगर आप गए हैं तो वहां पे देखेंगे कई डिवाइसेस को बनाने के लिए, रिमोट को बनाने के लिए सेंसर्स आ गए हैं। जैसे कोई गाड़ी चलती है, गाड़ियों में सेंसर लगे रहते हैं, और जैसे ही वो देखती है कि आगे कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है तो अपने आप रुक जाती है या मुड़ जाती है ना, रास्ता चेंज कर लेती है। तो उसमें भी एक सेंसर होता है। A smart sensor is a device that takes input from the physical environment and uses in built-in computing resources to perform predefined functions upon detection of specific input and then process data before passing it on। तो स्मार्ट सेंसर क्या है, वो फिजिकल एनवायरनमेंट से डेटा को सेंस करके अपने डिसीजन ले लेता है जो पहले से ही उसके अंदर फीड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्मार्ट सिटीज and I think it is the last topic of this chapter, smart cities। तो स्मार्ट सिटीज में क्या है ना, फिगर से आप समझ सकते हैं थोड़ा सा कि देखिए पूरा जो शहर है उसमें कई तरह के सेंसर लगे हुए हैं। पहले हैं सेंट्रल कंप्यूटर, पीले ब्लैक कलर में जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर है, यानी सर्वर की तरह काम कर रहा है। एक यहाँ रखा हुआ है इस बिल्डिंग में, एक इस टावर के ऊपर रखा हुआ है, एक यहाँ पाइपलाइन के अंदर रखा हुआ है, तो सेंट्रल कंप्यूटर्स हैं। फिर वायरलेस सेंसर लगे हुए हैं गोल गोल बीच में, यहाँ पर वायरलेस सेंसर है पूरे इस एरिया में, यहाँ पर भी वायरलेस सेंसर है और पाइप के अंदर भी वायरलेस सेंसर है। सेंसर नोड लगे हुए हैं उनके बीच में और वायरलेस सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं पूरे एनवायरनमेंट में। तो पूरा शहर जो है वो कंप्यूटर से एक तरह से ऑपरेट हो रहा है। तो इस ऐसे शहरों को क्या बोलेंगे, स्मार्ट सिटीज। तो उनमें स्मार्ट सेंसर हैं, वो ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं जो अपने आप डिसीजन ले रही हैं और ह्यूमन लाइफ को आसान बना रही हैं। विद रैपिड अर्बनाइजेशन
यानी जो तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा है, द लोड ऑन अवर सिटीज इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो हमारे शहरों पर जो बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एंड देयर आर चैलेंजेस इन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, वेस्ट, air pollution, health and sanitization, traffic congestion, public safety, security, and besides the overall city infrastructure including road, rail, bridge, electricity, subways, disaster management, sports facilities, etc. तो किस किस चीज पे लोड बढ़ रहा है? यानी लोग यूज करने के लिए ज्यादा आ रहे हैं और हमारे संसाधन सीमित हैं, जैसे कि पीने वाला पानी है, पेयजल की समस्या है, तो और जो वेस्ट है, कचरा प्रबंधन कैसे करें हम, जो वायु प्रदूषण हो रहा है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन और मतलब सफाई का काम, और स्वास्थ्य में भी स्वास्थ्य जो हमारी सेवाएं हैं, डॉक्टरों, हॉस्पिटलों पे बोझ बढ़ रहा है, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात वहां पे बढ़ रही है। बिसाइड ऑल ओवरऑल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड पे गाड़ियां ज्यादा हैं, रेल में सवारियां ज्यादा हैं, ब्रिज पर ज्यादा ट्रैफिक एक साथ आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, सबवेज में भी ट्रैफिक मैनेजमेंट मुश्किल हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट नए तरीके से हमें करना पड़ेगा, स्पोर्ट फैसिलिटी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। So these challenges are forcing many city planners around the world to look for a smarter way to manage them and make cities sustainable and livable. तो स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है वो इन चीजों को आसानी से मैनेज कर सकता है। द आइडिया ऑफ अ स्मार्ट सिटी एज शोन इन द फिगर 2.11 makes the use of computer and communication technology along with the IoT, WOT to manage and distribute resources efficiently. The smart building shown here uses sensor to detect earthquake. Earthquake से भी ये सेंसर लगे हुए हैं, earthquake आ जाएगा तो उसको सेंस कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं वहां के सारे लोगों को कोई सेंस अर्थक्वेक आने की संभावना है ना, एंड ट्रिमर्स एंड देन they war nearby buildings so that they can prepare themselves accordingly. The smart bridges uses wireless sensors to detect any loose bolt. अगर कहीं पे ब्रिज के अंदर कोई लूज बोल्ट रह गया है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो रही है तो उसको सेंस करके पहले से ही, या कोई केबल और क्रैक आ गया है तो उसके बारे में अलर्ट अपने आप दे देगी वो। So it alerts the concerned authorities through SMS. The smart tunnel also uses the wireless sensor to detect any leakage or congestion in the tunnel. So this information can be sent as wireless signal across the network of sensor nodes to a centralized computer for further analysis. यानी किसी ब्रिज के निर्माण में, किसी बिल्डिंग में अगर कोई खराबी आ रही है तो उसको भी सेंस करके और कंप्यूटर अलर्ट कर दे ह्यूमन बीइंग को कि यहाँ पर लीकेज हो रहा है इस टनल में या कंजेशन हो रहा है। तो एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ इन अ सिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर प्लांट्स, वाटर सप्लाई नेटवर्क्स, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल एंड अदर कम्युनिटी सर्विसेज वर्क इन द unison to optimize the efficiency of city operation and services. तो जीवन के हर क्षेत्र में IoT और WAT का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और नई नई तकनीकें भी आ रही हैं जो इस काम में और ज्यादा हमारी मदद कर सकती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जैसे इसके वर्ड से पता चल रहा है, क्लाउड मतलब बादल, कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटिंग जैसे कंप्यूटर पे होती है, अगर उसी कंप्यूटिंग को अगर हम क्लाउड यानी इंटरनेट पे करने लगे तो ऐसी टेक्निक को कहा जाता है, टेक्नोलॉजी को क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन इमर्जिंग ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेयर कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और क्लाउड। जैसे आपको डाटा सेव करना है तो कहते हैं क्लाउड में सेव कर दो। मोबाइल फोन में भी क्लाउड की सर्विस आती है क्योंकि मोबाइल भी स्मार्टफोन भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। या आप रिचार्ज कराते हैं एयरटेल का तो भी मैसेज आ जाता है कि आपको 2 GB क्लाउड स्पेस फ्री मिला है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? जो अभी डेटा आप अपनी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव करते थे अगर उसको इंटरनेट पर सेव करने लगे तो दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अलावा आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, अपने प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, तो वो भी क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग।
So everything, the cloud computing means where computer-based services are delivered over internet or cloud. इंटरनेट को ही क्लाउड कहा गया है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज को अगर इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। फॉर द केस ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग एनी स्मार्ट डिवाइसेज, और आप उसको किसी भी स्मार्ट डिवाइसेस से जहां पर इंटरनेट है उन सर्विसेज को ले सकते हो। तो द सर्विसेज कंप्राइजेस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्वर्स, डेटाबेसेस, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या सर्विसेज आपको इंटरनेट से मिल सकती हैं, आपको सॉफ्टवेयर की सर्विस मिल सकती है, हार्डवेयर सर्वर की मिल सकती है, डेटाबेस की मिल सकती है और डेटा को स्टोर करने की मिल सकती है। तो दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय कंपनीज कॉल्ड क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर and usually charge on the pay per basis। तो जितना आप यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे चार्ज भी रहता है, और शुरू में वो फ्री भी देती है कुछ लिमिट तक, इतना क्लाउड स्पेस आपको फ्री मिल रहा है ना, उसके बाद आपका चार्ज लगेगा। तो लाइक द वे वी पे द इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, जितनी हम बिजली यूज करते हैं उतना पे करते हैं, ऐसे ही जितना रिसोर्सेज हम क्लाउड पे यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चार्ज फिक्स कर रखे हैं। वी ऑलरेडी यूज क्लाउड सर्विसेज व्हाइल स्टोरिंग अवर पिक्चर्स एंड फाइल्स एज बैकअप ऑन इंटरनेट। जैसे हमने इंटरनेट पे अपनी पिक्चर सेव कर दी है तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम क्लाउड यूज कर रहे हैं, या कोई अपनी वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं तो वो भी इंटरनेट पे स्पेस हमने ले रखा है, तो वो भी हम क्लाउड यूज कर रहे हैं। So through cloud computing, a user can run a bigger application or process a large amount of data without having the required storage or processing power on their personal computer as long as they are connected to the internet। तो किसी लार्ज अमाउंट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बिना अपने कंप्यूटर का यूज किए, बिना अपने कंप्यूटर में उस डेटा को यूज किया, यानी रिसोर्स यूज नहीं हो रहे, केवल एज अ मीडियम यूज होगा आपका डिवाइस, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्शन आपको होना है, लेकिन डेटा भी आपका इंटरनेट पे है, सॉफ्टवेयर भी आपके इंटरनेट पे है। तो बिसाइड्स अदर न्यूमरस फीचर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स ए कॉस्ट इफेक्टिव ऑन डिमांड रिसोर्सेज। एक तो कॉस्ट कम आती है, अगर आप अपनी हार्ड डिस्क लें, मान लीजिए आपकी कंप्यूटर में लिमिटेड हार्ड डिस्क है और आपने क्लाउड स्पेस ले लिया, तो एक तो वो कम रेट में आपको इस तरह स्पेस मिल जाएगा। अगर आप 80 GB स्पेस की हार्ड डिस्क लेंगे, फिजिकल हार्ड डिस्क लेंगे, तो वो महंगी आएगी, जबकि आपको 1 TB की हार्ड डिस्क लेने 1 TB स्पेस आपको कम पैसे में मिल जाएगा। और फिर वो ऑन डिमांड रिसोर्स है, जब आपको जरूरत होगी तब आप इंटरनेट से कनेक्ट होकर उसको यूज कर सकते हैं। तो यूजर कैन अवेल नीड बेस्ड रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। तो कोई भी यूजर आसानी से अपनी जरूरत के मुताबिक, आपको स्पेस चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्लाउड से आप ले सकते हैं, वो भी बहुत रीजनेबल कॉस्ट पर अवेलेबल है। तो क्लाउड सर्विसेज में क्या क्या आता है देखिए, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, ये यहाँ तक अभी आप कोई डाउट है क्या? हमने ये जान लिया है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। अब कितने तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्या क्या सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराती है, इसको कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है? यस सर।